चैप्टर्स 729, 730, 731, 732, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 729 माल का बंटवारा, स्टार लॉर्ड वान शियांग। अच्छा तो ये है वो। लैंड स्पिरिट को अपना इंट्रो देते सुनकर फैंग युआन के चेहरे पर समझने वाले भाव आ गए। लैंड स्पिरिट, मुझे पहचाना? फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। मैंने पहले तुम्हारे में बॉडी से स्टार फ्रैगमेंट ग्रास और वो किलर मूव स्प्रिंग स्टार रेन खरीदा था। स्टार फॉर्म चाइल्ड की नजरें घूमी। उसने फैंग युआन को फिर से देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हो गया। तो वो तुम हाँ, हल्का फुल्का याद है। एक अकेला लैंड स्पिरिट पूरे ब्लेस्ड लैंड की देखभाल नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि क्या तुम हम में से किसी एक की शरण लेना चाहोगे? फैंग युआन ने सीधे सीधे पूछ लिया। हे लू लैंड साइड में खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही थी। वो स्टार फॉर्म चाइल्ड को घूर रही थी। स्टार फॉर्म चाइल्ड ने अपना छोटा सा सर हिलाया, कुछ उदासी दिखाते हुए बोला, इस जगह को बचाने के लिए मुझे दूसरों की मदद लगेगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बेशक स्टार फॉर्म चाइल्ड स्टार लॉर्ड वान शियांग की आखिरी जिद से बना था, लेकिन वो ब्लेस्ड लैंड के साथ मिल चुका था और ब्लेस्ड लैंड की मर्जी का ही प्रतिनिधि था। अगर उसी दूसरे गु इमॉर्टल्स की मदद न मिलती तो ब्लेस्ड लैंड को बार बार आसमानी आफतों और जमीनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, जब तक कि वो तबाह ना हो जाता। किसी भी जिंदा चीज में जीने की एक आदत होती है, यहां तक कि लैंड स्पिरिट्स भी इससे अलग नहीं थे। बताओ, फैंग युआन ने जल्दी से पूछा। स्टार फॉर्म चाइल्ड ने अपनी भुहें सिकोड़ी, होठ सिकोड़कर गुस्से से बोला, मेरी में बॉडी की मौत 8वें स्टार हॉल में सोंग ज़ीजिंग की वजह से हुई। उसने मेरी में बॉडी को बहुत गहरा घाव दिया था, जिस वजह से मुझे अपना राज खोलकर इमॉर्टल मंकी किंग शीले के साथ ग्रोटो हेवन एक्सप्लोर करना पड़ा। अगर तुम्हें इस ब्लेस्ड लैंड का मालिक बनना है तो तुम्हें मुझे सोंग ज़ीजिंग का सर लाकर देना होगा। सोंग ज़ीजिंग का सर? हे लू लैंड ने यह शर्त सुनी और फीकी हंसी हंसी। बेशक वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट से नहीं थी, लेकिन उसने सोंग ज़ीजिंग का नाम जरूर सुना था। सोंग ज़ीजिंग मिरियड ड्रैगन डॉग का पुराना चेला था। ब्लड सी इनहेरिटेंस मिलने के बाद उसने उसी सौंपने से माना कर दिया और उन्हें धोखा दे दिया। उसी खत्म करने के लिए मिरियड ड्रैगन डॉग ने एक के बाद एक 8 गु इमॉर्टल्स भेजे, 5 रैंक 6 और 3 रैंक 7। आखिर में 4 को सोंग ज़ीजिंग ने मार डाला, 3 बुरी तरह जख्मी हो गए और एक को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मिरियड ड्रैगन डॉग को भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब से उन्होंने बिना तैयारी के सोंग ज़ीजिंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। सोंग ज़ीजिंग अब आज़ाद घूम रहा था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के डिमोनिक पाथ के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स में से एक था। उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन थी और वो ब्लड पाथ का इस्तेमाल करता था, जो लड़ाई में बेहद शक्तिशाली था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग मानते थे कि सोंग ज़ीजिंग की बैटल स्ट्रेंथ लगभग शीले के बराबर थी, जबकि फंग जिउगे से कमजोर। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई साल पहले सोंग ज़ीजिंग का सामना फंग जिउगे से हुआ था और फंग जिउगे ने 3 मूव्स में उसी बुरी तरह हराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने हाँ कर दी। तुम्हें जल्दी करनी होगी, पूरी कोशिश करो। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड की अर्थली कैलेमिटी जल्द हाई आने वाली है। अगर मैं उससे पार नहीं कर पाया तो यह ब्लेस्ड लैंड बर्बाद हो जाएगा, तब तुम्हारी शर्त पूरी करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। स्टार फॉर्म चाइल्ड ने जोश दिलाया। फैंग युआन की एड में चमक आई। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले अर्थली कैलेमिटी से लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। स्टार फॉर्म चाइल्ड ने अपना सर ऐसे हिलाया जैसे वो कोई रेटलर हो। मैं किसी भी बाहरी गु इमॉर्टल को स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में 7 मिनट से ज्यादा नहीं रहने दूंगा। लोगों के दिलों का कोई भरोसा नहीं, सिर्फ मेरा मास्टर हाई ट्रिब्यूलेशन पार करने में मेरी मदद कर सकता है। थोड़ी ही देर में मेन ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके ये इन्फॉर्मेशन फैला दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूएस बदबख्त सोंग ज़ीजिंग से निपटने के लिए आगे आएं। हे लू लैंड का दिल डूब गया, लेकिन वो बहुत चालाक थी। उसका एक्सप्रेशन अभी भी एकदम शांत था। उसने अपने शब्दों को तोलते हुए कहा, तो फिर तुम्हें संभाल कर रहना होगा लैंड स्पिरिट। लोगों के दिल पढ़ना मुश्किल है। हो सकता है तुम लालची भेड़ियों को अट्रैक्ट कर लो जो सीधे तुम्हारे ब्लेस्ड लैंड पर हमला कर दें। स्टार फॉर्म चाइल्ड हंसा। फिक्र मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं उन्हें ये लोकेशन नहीं बताऊंगा। सिर्फ वही स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में आ सकते हैं जो मेरी शर्त पूरी करेंगे। जाओ और याद रखना, इस ब्लेस्ड लैंड की लोकेशन किसी को मत बताना। लैंड स्पिरिट मेहमानों को विदा कर रहा था। फैंग युआन जबरदस्ती नहीं रुका। उसने अलविदा कहा और ही लू लैंड के साथ ब्लेस्ड लैंड के एंट्रेंस से वापस अर्थ अबिस में चला गया। जैसे ही उन दोनों ने अर्थ अबिस में कदम रखा, उनके पीछे का दरवाजा गायब हो गया, पूरी तरह से। ब्लेसड लैंड एक छोटी सी दुनिया थी,
भले ही वो जमीन पर राखी हुई थी और अर्थ ची लेती थी, जब तक एंट्रेंस खुला ना हो वो बहुत अच्छी तरह से छुपी हुई थी। फैंग युआन और ही लू लैन चुपद अपने सारे निशान मिटाने के बाद उन्होंने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस आ गए। ए फ्लैट वो एक सेफ एनवायरनमेंट में थे। उन्होंने सबसे पहला काम माल का बंटवारा करने का किया। स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन का ये सफर डरावना था लेकिन खतरे से खाली। हमने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं 40-60 के बंटवारे के लिए कभी हां नहीं कहती। हे लू लैन ने आहें भरते हुए अपने इमॉर्टल एपर्चर से माल बाहर निकाला। ये इतने सारे डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस क्यों हैं? ये सुअर तो एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट लगता है। अरे यहां एक शेर भी है, ये तो अभी तक मारा नहीं है। तुरंत ही लिटिल हु इमॉर्टल का ध्यान जमीन पर पड़े डेसोलेट बीस्ट्स पर गया। ब्लेजिंग डिवाइन स्टैलियन, फ्लाइंग बेयर, स्टार डेमन बथ, चेस्टनट यैक, कुल मिलाकर 7 डेसोलेट बीस्ट कॉप्सेस और एक येलो जेड लायन जो बस मरने की कागार पर था। इनके अलावा वहां एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बॉर, एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का कॉप्स भी था। डायमंड बेयर की गुफा से खोड़े गए कई 100 किलोग्राम डायमंड सॉइल भी थी। आखिर में लगभग 10 अजीब पेड़ थे। ये पेड़ एक जंगल का हिस्सा थे। जब उन्होंने पहली बार स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन में एंटर किया था तो उन्होंने फैंग युआन और ही लूलन को फंसा लिया था। दोनों इन पेड़ों का ओरिजिन नहीं बता पाए और उन्होंने कुछ को अपने इमॉर्टल एपर्चर में ले जाने का फैसला किया। बाद में एक स्टार डेसोलेट हाउंड ने आकर उनके कलेक्शन प्रोसेस में बाधा डाली। एक डेसोलेट बीस्ट का कॉप्स लगभग 40 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का था। एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस बहुत ज्यादा महंगे थे। उनकी कीमत डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस से 10 गुना ज्यादा थी, यानी 400 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स। ये देखकर ऐसा लगता था कि एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट की कीमत हद से ज्यादा है। लेकिन सच ये था कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को मारना मुश्किल था। ना सिर्फ उनकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के बराबर थी, उनके शरीर डाउ मार्क्स से ढके हुए द अनपर मॉर्टल किलर मूव्स भी असर थे। यहां तक कि इमॉर्टल किलर मूव्स भी ज्यादा असरदार नहीं थे। साधारण इमॉर्टल किलर मूव्स रैंक 6 इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट से निपटना होता था तो ये एक हाथी को खंजर से मारने जैसा था। भले ही इसका असर होता था, लेकिन घाव को लंबे समय तक जमा करना पड़ता था। सिर्फ रैंक 7 इमॉर्टल गू से बने इमॉर्टल किलर मूव्स हाई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट से जबरदस्ती निपटने का एक असरदार तरीका थे। इसलिए जब इमॉर्टल किलर मूव्स शामिल होते थे तो इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था। एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को मारने की लागत इस वजह से बहुत ज्यादा हो जाती थी। अक्सर कई 100 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड्स या दर्जनों रेड डेट इमॉर्टल एसेंस बीड्स खर्च करने पड़ते थे। नतीजतन उन्हें जो मुनाफा होता था वो आमतौर पर सिर्फ 100 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के आसपास होता था। हालांकि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को मारने का मुनाफा एफिशिएंसी के मामले में अभी भी बहुत ज्यादा था। 2 बातों पर ध्यान देना जरूरी था। पहला, एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट से लड़ने में बहुत बड़ा रिस्क था। दूसरा, हर गू इमॉर्टल एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट से नहीं निपट सकता था। साधारण रैंक 6 गू इमॉर्टल्स एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का सामना करने पर पीछे हटने या भाग जाने का विकल्प चुनते। सिर्फ शीले जैसे रैंक 7 गू इमॉर्टल्स, जो रैंक 7 गू इमॉर्टल्स में भी एक एक्सपर्ट था, के पास एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को मारने का कॉन्फिडेंस था। 7 डेसोलेट बीस्ट कॉप्सेस की कीमत लगभग 280 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स है। लगभग मारा हुआ येलो जेड लायन अभी के लिए उसी हम 80 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का जिन सकते हैं। एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बॉर का कॉप्स 400 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का है। कई 100 किलोग्राम डायमंड सॉइल लगभग 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की है। इन अजीब पेड़ों का ओरिजिन पता नहीं तो हम उन्हें अभी के लिए छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर मुनाफा 790 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का है। हे लू लैन ने हिसाब लगाया, नतीजे ने उसी थोड़ा हैरान कर दिया। लगभग 800 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स। बिना शक ये एक बहुत बड़ी दौलत थी। हे लू लैन की सांसें तेज हो गईं। जब से वो इमॉर्टल बनी थी वो अपने इमॉर्टल एसेंस स्टोन के खर्च का एक एक करके हिसाब रखती थी। अभी उसके सामने लगभग 800 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स पड़े थे। फैंग युआन की हालत हे लू लैन से बेहतर थी। विजडम गू की अनलिमिटेड इंस्पिरेशन का इस्तेमाल करके उसने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ कई सौदे किए थे और उसके पास लिक्विड करेंसी के तौर पर दर्जनों इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थे। लेकिन फिर भी अपने सामने 800 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स देखकर फैंग युआन ने अपने दिल में आहें भरी। अपनी पिछली जिंदगी में भी उसने ऐसा अनुभव नहीं किया था। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में
एक समय पर उसके पास सबसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की मात्र सिर्फ 7 के आसपास थी। 4-6 के रेशो के हिसाब से फैंग युआन को 474 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स मिल सकते थे। ये इतना बड़ा मुनाफा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये सब बिना किसी लड़ाई के लूटा है, इसलिए हमारा कोई इमॉर्टल एसेंस खर्च नहीं हुआ। हमने तो ये सब मुफ्त में उठाया है। फैंग युआन ने अपने दिमाग को शांत किया और कहा, ही, वो जंगली बंदर अभी गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा। क्या वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करेगा? हे लुलैन ने थोड़ी चिंता से पूछा। आखिरकार ये एक बहुत बड़ी रकम थी। नहीं, फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन शीले जैसे रैंक 7 गु इमॉर्टल के लिए उसके पास कम से कम कई हजार इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स होंगे। आमतौर पर रैंक 6 गु इमॉर्टल्स के पास कई सौ इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हो सकते थे, जबकि साधारण रैंक 7 गु इमॉर्टल्स के पास हजारों होते थे। ताकत और दौलत का एक अजीब सा अनुपात था। फैंग युआन और ही लुलन नए नए गु इमॉर्टल्स बने थे। उन्होंने अभी गु इमॉर्टल्स की दुनिया में कदम रखा था। वो एक पूरी नई पहचान के साथ काम कर रहे थे, शून्य से शुरुआत कर रहे थे, इसलिए वो बेहद गरीब थे। जहां तक फैंग युआन के पिछली जिंदगी में पैसे की कमी का सवाल था, एक वजह यह थी कि ब्लड पाथ एसेट्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं था, वो लड़ाई में माहिर था। दूसरा, 5 रीजन्स की केओटिक वॉर की वजह से बहुत सारी लड़ाइयां हुई और इस दौरान उसका खर्च बहुत ज्यादा था। फैंग युआन ने आगे एनालाइज किया। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स राइचस सेक्ट्स हैं, और दूसरे रीजन्स के सुपर फोर्सेस के मुकाबले भी उनका इतिहास बहुत लंबा है। इन महान सेक्ट्स को व्यवस्था और स्थिरता का पालन करना पड़ता है। वो अपनी इज्जत और रेपुटेशन की परवाह करते हैं। शीले हमसे बदला जरूर लेना चाहेगा, लेकिन वो जबरदस्ती ऐसा नहीं करेगा। वो हमें दबाने के लिए राइचस तरीकों का इस्तेमाल करेगा। आखिरकार हम अब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का हिस्सा हैं। हे लुलैन ने सर हिलाया। वो फैंग युआन के नजरिए से सहमत थी। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा अफसोस दिखाया। बड़े अफसोस की बात है कि हमें वो चलता फिरता मीट ट्री नहीं मिला। वो एक एंशिएंट डेसोलेट प्लांट है, एकदम लेजेंडरी चीज। उसकी कीमत एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बोर से भी ज्यादा होती। फैंग युआन ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस वक्त वॉकिंग मीट ट्री के मुकाबले स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का बंटवारा कैसे करेंगे? हे लुलैन ने फैंग युआन को देखा। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। इतने बड़े मुनाफे के सामने वो इसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। यह डेसोलेट बीस्ट और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट के कॉर्प्सेस को बांटना आसान था क्योंकि उनकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का आसानी से एक कारण नहीं किया जा सकता था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स एक ब्लेस्ड लैंड की असली कीमत नहीं बता सकते थे। एक ब्लेस्ड लैंड एक सोने की खान जैसा था। वो अनंत रिसोर्सेज पैदा कर सकता था। उसी निगलने के बाद वो एक गु इमॉर्टल के कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकता था। ये कहा जा सकता है कि किसी का ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन एक गु इमॉर्टल की कल्टीवेशन यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फैंग युआन ने सोचा, फिर बोला, स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को बांटना आसान नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम इसके लिए आपस में एक फेयर कंपटीशन करें? जो भी पहले लैंड स्पिरिट की शर्त पूरी करेगा, यूएसईवाई स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड मिल जाएगा। दूसरे पार्टी को बिना किसी कंपनसेशन के नतीजा मानना होगा। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड हमारी मेहनत का नतीजा है। इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ हम दोनों हाई कंपीट कर सकते हैं। हम एक दूसरे के काम में बेवजह दखल नहीं देंगे। हमारे अलावा अगर फेरी ली शन या ताई बाई यून शेंग भी स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के लिए आगे आते हैं तो हम मिलकर उन्हें रोकेंगे। क्या कहती हो? हे लुलैन की एड़ी में चमक आई और उसने सर हिला दिया। यही सबसे अच्छा रहेगा। चैप्टर 730 तुम्हें किंगपू चाय देता हूं सेंट्रल कॉन्टिनेंट बाय किंग ब्लेस्ड लैंड। सूरज की रोशनी इस छोटी सी दुनिया पर चमक रही थी। पहाड़ी नाला धीरे धीरे बह रहा था। ऊंचे पुराने पेड़ों ने अपने बड़े बड़े हरे पत्ते फैला रखे थे। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच के छेड़ से अंदर आ रही थी। हवा की वजह से रोशनी की किरणें जमीन पर पड़ते वक्त धीरे धीरे हिल रही थी। फंग जिन हुवैंग GHAS पर लेती हुई थी। उसकी पीठ एक ऊंचे पेड़ से टिकी हुई थी। हवा को महसूस करते हुए उसने गहरी सांस ली। साफ हवा में घास की खुशबू घुली हुई थी। लेस देन ग्रेटर देन किताब बहुत ही खूबसूरत और शानदार थी। फंग जिन हुआंग के हाथों में वो उसके आखिरी कुछ पन्नों पर पहुंच चुकी थी। फंग जिन हुआंग की ऊँट पानी की तरह साफ थीं। वो किताब के एक पन्ने को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। हालांकि उसने बचपन से रेंजू की कहानी सुन रखी थी, लेकिन ड्रीम रेल्म के अपने अनोखे अनुभव के कारण जब उसने गहरी समझ के साथ लेस देन ग्रेटर दैन को दोबारा पढ़ा तो फंग जिन हुआंग को अपने अंदर कई नए एहसास उभरते हुए महसूस हुए।
लेस देन ग्रेटर दैन के अंत में लिखा था, रेंजू के 10 बच्चे एक एक करके मर गए, यहां तक कि रेंजू खुद भी बुढ़ापे से मरने वाला था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। मरने से पहले रेंजू ने अपने 10 बच्चों के शव इकट्ठा किए और खुद को कुर्बान कर दिया। अन सबको डेरिवेशन गू के पेट में भेजे दिया ताकि वो उसी खा जाए। भरी मात्रा में ड्रीम रेल्म्स भी यूएस लजीज खाने की महक के पीछे पीछे डेरिवेशन गू के मुंह में उनके साथ ही चले गए। डेरिवेशन गू का पेट फट गया और जिंदगी की अनगिनत रोशनी जमीन पर बिखरी जिसने इंसानों के पहले बैच को बनाया। क्योंकि डेरिवेशन में ड्रीम रेल्म भी शामिल था, इसलिए पहले बैच के इंसान रात को सोते वक्त सपने देखते थे। इंसान अक्सर सपनों में गहरा डूब जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न डार्क आइस सोल, और खुद को उससे आजाद नहीं कर पाते। फंग जिन हुआंग ने सोचा और अपना हाथ बढ़ाया। लेस देन ग्रेटर दैन किताब बैंड की ओर खड़ी हो गई। माँ, मुझे बिल्डिंग में वापस भेजे दो, मैं थक गई हूं, उसने धीरे से कहा। ठीक है। अगले हाईपैल, फंग जिन हुआंग ने फेरी बाइकिंग की नरम आवाज अपने पास गूंजते हुए सुनी। फंग जिन हुआंग वहां से गायब हो गई। वो अपनी छोटी सी बिल्डिंग के अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में फेरी बाइकिंग पहले से ही इंतजार कर रही थी। फंग जिन हुआंग की ईद खुशी से चमक उठी। ओ माँ, आप आज फ्री कैसे? आपको अर्थ ची ब्लेंड नहीं करना है क्या? जब एक गू मास्टर रैंक 6 तक पहुंचकर गू इमोर्टल बनता है तो उनका एपर्चर जन्नत, जमीन और इंसान की 3 की को अंदर लेता है और यूएसईवाई एक इमोर्टल एपर्चर बना देता है, एक छोटी सी दुनिया। गू इमोर्टल्स अपने इमोर्टल एपर्चर्स को मैनेज करते हैं और अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन जितनी चीजें इमोर्टल एपर्चर में आती हैं, धीरे धीरे इमोर्टल एपर्चर के अंदर की हेवन और अर्थ की कम पड़ने लगती है। जैसे एक ध्यान से पाले गए बोनसाई की तरह, जैसे जैसे अंदर का पेट बड़ा होता जाता है, गमला छोटा पड़ जाता है और मिट्टी बहुत कम लगने लगती है। इस समय गू इमोर्टल्स अपने ब्लेस्ड लैंड्स को जमीन पर रखते हैं अर्थ की लेने के लिए, या अपने ग्रोटो हेवन्स को आसमान में रखते हैं हेवन की लेने के लिए। हेवन और अर्थ की लेने के बाद वो अपने ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन को स्थिर करते हैं, इमोर्टल एपर्चर की नींव को मजबूत करते हैं। जब उनका कल्टिवेशन लेवल स्थिर हो जाता है तो वो एक ज्यादा मजबूत नींव के साथ कल्टिवेशन जारी रख पाते हैं। फेरी बाइकिंग की मौजूदा हालत ये थी कि उसने ब्लेस्ड लैंड को काफी समय तक मैनेज किया था और वो अनस्टेबल हो रहा था। उसने ब्लेस्ड लैंड को जमीन पर रखा और वो खुद अंदर थी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बड़े इलाके की अर्थ की को लेकर अपने ब्लेस्ड लैंड में मिला रही थी। फेरी बाइकिंग ने अपनी प्यारी बेटी को दुलार भरी नजरों से देखा, तारीफ करते हुए, हुवैंगरा, लगता है इस ड्रीम रेल्म के अनुभव के बाद तुम्हारा मेंटल स्टेट बहुत ट्रेन हो गया है। पहले तो तुम मुझसे शिकायत करती और मेरे साथ रहने की जिद करती, लेकिन इस बार मैं 3 दिन और 3 रात तक अर्थ ची ब्लेंड करती रही और तुम्हारे साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिताया। फिर भी तुमने शांति से किताबें पढ़ी और गू रिफाइन किया। तुम्हारा मेंटल स्टेट पहले से बहुत मैच्योर हो गया है। माँ बहुत खुश है। ऑफ कोर्स। फंग जिन हुआंग खुशी से मुस्कुराई, अपने सफेद दांत दिखाते हुए। उसने अपना सर उठाया तो उसके फिनिक्स मुकुट पर लगे घुंघरू बज उठे। उसने गर्व से कहा, मैं कौन हूं? मैं पापा और माँ का खून हूं। मैं आप दोनों का नाम कैसे खराब कर सकती हूं? उसकी मुस्कान फेरी बाइकिंग तक पहुंची और वो भी मुस्कुराई। जब से इंसानों का पहला बैच पैदा हुआ है, वो सपने देख सकते हैं। लगभग कोई भी सपने देखने से बच नहीं सकता। इतने सालों में अनगिनत जीनियसेस और टैलेंटेड लोग, यहां तक कि इमॉर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स के भी अपने ड्रीम रेल्म्स हैं। यह ड्रीम रेल्म्स इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा, अनोखा हिडन रेल्म बनाते हैं। हुवैंगरा, तुम्हारा ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू तुम्हें अपनी मर्जी से ड्रीम रेल्म्स में एंटर करने देता है। ये एक मूवमेंट इमॉर्टल गू है जो तुम्हें ड्रीम रेल्म से बेअसर रखता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है, तुम्हें इसका अच्छा इस्तेमाल करना होगा। मैं समझती हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से मेन गू रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी और मुझे पता चला कि मेरा रिफाइनमेंट पाथ रेल्म क्वाजी मास्टर लेवल तक पहुंच गया है। ड्रीम रेल्म के फायदे तो बहुत ही ज्यादा हैं। मुझे रिफाइनमेंट पाथ में कभी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन इस ड्रीम रेल्म के सफर के बाद मेरा अटेनमेंट इतना तेजी से बढ़ा है, मेन सेक्ट में कई लोगों से आगे निकल गई हूं। फंग जिन हुआंग ने आहें भरी और कहा, तुम ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजुए के सपने में घूम रही थी। तुमने अनजाने में उनके रिफाइनमेंट पाथ का कुछ असली मतलब हासिल कर लिया है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजुए खुद एक रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर दर, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ मिला। ड्रीम रेल्म्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हो सकता है अगली बार तुम इतनी लकी ना रहो कि ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजुए जैसे काबिल इंसान के सपने में जाओ।
फेरी बाई किंग ने एनालाइज किया। फंग जिन हुआंग ने बेपरवाही से हंसी, अगर नहीं मिला तो नहीं सही। मुझे रिफाइनमेंट पाथ में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगली बार मुझे बस किसी इमॉर्टल वेनरेबल या डेमन वेनरेबल के सपने में एंटर करना होगा। उफ, कितने अफसोस की बात है, मेन मेटल पाथ पर चलती हूं, लेकिन 10 वेनरेबल्स में से कोई भी इस पथ को कल्टिवेट नहीं करता। फेरी बाई किंग का दिल ये सुनकर कांप गया, वो गंभीर हो गई। हुआंगरा, अपनी सुरक्षा को हल्के में मत लेना। तुम इस बार सेफ इसलिए थी क्योंकि तुम लकी थी, जिस ड्रीम रेल्म में तुम थी वो खतरनाक या नुकसानदायक नहीं था। अगर तुम सच में किसी वेनरेबल के सपने में घुस गई तो तुम्हें तुरंत पीछे हटना होगा, एक वेनरेबल की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। फंग जिन हुआंग ने पहले अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर आज्ञाकारी से जवाब दिया, हाँ मां, मैं समझ गई। फेरी बाई किंग का एक्सप्रेशन नरम हो गया, उसने एक लेटर गु निकला, ये तुम्हारे पापा का लेटर है, उन्होंने रीजनल वॉल तोड़ दी है और नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करने के बाद आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। उन्हें अभी तक तुम्हारे होश में आने का नहीं पता, लेकिन जब से उन्होंने हमें लेटर भेजा है, हम इस लेटर गु का इस्तेमाल करके उन्हें जवाब दे सकते हैं। उनसे कुछ बातें कर लो और उनकी चिंता दूर कर दो, ताकि वो इस नॉर्दर्न प्लेन्स की जर्नी के मिशन से निपट सकें। पापा का लेटर? फंग जिन हुआंग की ईद चमक उठी, वो उछल कर आई और फेरी बाई किंग से लेटर गु ले लिया, उसकी कॉन्शियसनेस उसमें चली गई। लेकिन आखिर में वो उसी पढ़ नहीं पाए। फंग जिन हुआंग ने मुंह बनाया, ओ, ये वही इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गु है, लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड, मैं अभी भी एक मोर्टल हूं, मैं इसे पढ़ नहीं सकती। फेरी बाई किंग ने उसके सर पर थपथपाया, तुम्हारे पापा अभी नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं, वो बिना इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गु के रीजनल वॉल कैसे पार कर सकते हैं? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मैंने अभी अभी तुम्हारी तारीफ की थी कि तुम मैच्योर हो गई हो। ये कहते हुए फेरी बाई किंग ने फंग जिन हुआंग के दिमाग में एक विल डाल दी। फंग जिन हुआंग इससे परिचित थी, उसके दिमाग में अनगिनत विचार पैदा हुए जब उसने विल से बात की, तुरंत ही वो फंग जिउगे के लेटर में लिखी इंफॉर्मेशन को देख सकती थी। पापा, फंग जिन हुआंग ने फंग जिउगे का लेटर पढ़ा और उसकी चिंता और फिक्र को देखा, वो इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं तुरंत पापा से मिलना चाहती हूं और उन्हें अपना अभी का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट दिखाना चाहती हूं। वो हमेशा मेरे रिफाइनमेंट पाथ रेल्म के लिए चिंतित रहते थे। फंग जिन हुआंग बड़बड़ाए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को लेटर में बता दूंगी। नहीं, उन्हें मत बताना, मैं पापा को एक सरप्राइज देना चाहती हूं। ठीक है। फेरी बाई किंग ने अगला लेटर गु निकला, वो भी एक लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गु था, लेकिन ये रैंक 5 मॉर्टल गु था। ये एक और लेटर है तुम्हारे लिए, फैंग युआन का है। उसने इसे बहुत पहले भेजा था, एक नज़र देख लो। फेरी बाई किंग ने कहा। फैंग युआन। फंग जिन हुआंग ने ये नाम सुना और अपने दांत पीस लिए, उसकी भुएं तलवार की तरह तेज हो गईं और उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने लेटर गु छीन लिया और उसी चेक किया। फैंग युआन ने लेटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली थी। उसने पहले स्पिरिट अफिनिटी हाउस की खूब तारीफ की, उसका टोन ऐसा था जैसे वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता हो, और उसके बाद उसने फंग जिन हुआंग के चैलेंज को स्वीकार किया और उसने इतनी देर से जवाब देने के लिए माफी भी मांगी। लेटर के आखिर में एक लाइन थी, मैं अभी हूँ इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में हूँ, मेरे दरवाजे फेरी फंग जिन हुआंग के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना है कि स्पिरिट अफिनिटी हाउस की किंगपू चाय बहुत मशहूर है। अगर आप मेरे साथ स्पर करने का इरादा रखती हैं, तो मुझे इस मशहूर चाय का स्वाद चखने का मौका मिलेगा, ये बहुत हाई आनंदमय होगा। HMPH। इसके पास तो वकाई फुर्सत और मूड है, इसे किंगपू चाय पीनी है, चाय का मजा लेना है। दुष्ट चोर, रंगीन चोर, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके तेरी हड्डियां कुत्तों को खिला दूंगी। फंग जिन हुआंग की आग उगल रही थी, उसने अनजाने में थोड़ी ताकत लगा दी और लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गु जवाब में चीप चीप करने लगा। फेरी बाई किंग ने जल्दी से इस लेटर गु को बचाया। हुआंगरा, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में माँ तुमसे बात करना चाहती है। बिना शक, फैंग युआन ने एक बार फिर हमारी उम्मीदों को पार कर दिया है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर तुम अब उससे लड़ोगी तो तुम सिर्फ हारी, जीतने का कोई रास्ता नहीं है। क्या? फंग जिन हुआंग ने अपनी अणी चौड़ी करके हैरानी से फेरी बाई किंग को देखा। फेरी बाई किंग ने USEY फैंग युआन के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने की डिटेल्स बताई, और ये भी कि उसके पीछे एक रहस्यमयी ताकत थी जिसने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के बाद पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी? वो सच में इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया? फंग जिन हुआंग खुद से बड़बड़ाए, अगर उसकी माँ ये ना कहती तो वो खुद इस पर विश्वास ना करती।
ये कितने टाइम की बात है, वो इमॉर्टल बैन भी गया। हम लगभग एक ही उम्र के हैं, उसके पास गु इमॉर्टल रेल्म की तरफ बढ़ने के लिए इतनी मजबूत नींव कैसे हो सकती है। फंग जिन हुवैंग बहुत परेशान थी। फेरी बाई किंग ने यूएसईवाई जवाब दिया, उसके अचानक इमॉर्टल ज़ॉम्बी में बदलने के बारे में हमारे 10 महान पुराने सेक्स के कुछ अंदाजे हैं। हालांकि अपनी नींव को बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। एक उदाहरण ठीक हमारे सामने है, वो है ड्रीम रेल्म्स। इसके अलावा हमने अंदाजा लगाया है कि उसके पीछे जो रहस्यमयी ताकत है, उसके पास किसी तरह का खास इमॉर्टल असेंशन मेथड हो सकता है जो एक गू मास्टर को इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनाने देता है। लेकिन इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने का मतलब है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। फंग जिन हुआंग ने भुएं सिकोड़ी। यही बात है। लेकिन सोचो, एक रैंक 5 मॉर्टल गू मास्टर के मुकाबले एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी, दूसरा वाला जाहिर है बहुत ज्यादा ताकतवर है। फेरी बाई किंग ने कहा। फंग जिन हुआंग ने अपने चेहरे पर कुछ नफरत दिखाई। मुझे परवाह नहीं कि उसने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लालच किया, या वो ऐसा करने पर मजबूर था। वो फ्यूचर में मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो अभी मुझे चैलेंज करने के लिए इतना उतावला हो रहा है, साफ है कि वो जानता है कि वो सिर्फ इसी दौरान मुझे बुली कर सकता है। फ्यूचर में मेरी बारी होगी। ये काए चूहे जैसा डरपोक है, ये एक बेशरम और घटिया इंसान है। हुवैंग, अपनी नफरत और गुस्से में अंधी मत बानो। फेरी बाई किंग का एक्सप्रेशन बहुत गंभीर था। ये फैंग युआन आसान नहीं है। उसने जो ये लेटर भेजा था वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के हमले से ठीक पहले भेजा था। उसका असली इरादा हमसे, स्पिरिट एफिनिटी हाउस से, रिश्ता बनाना था। ये एक तीसरी पार्टी को लाने की चाल थी। उसके पास अब डांग है, माउंटेन है, और वो हमारे 10 महान पुराने सेक्स के साथ सौदे कर रहा है। उसका नाम सेंट्रल कॉन्टिनेंट में दूर दूर तक फैल गया है। लगभग हर गू इमॉर्टल ऐब उसके अस्तित्व के बारे में जानता है। माँ, मैं गलत थी, मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। फंग जिन हुआंग ने अपने दांत पीस लिए, शांत होने की कोशिश करते हुए। तुम इस लेटर का क्या जवाब दोगी? इसे इग्नोर करोगी या जवाब दोगी, ये मैं तुम पर छोड़ती हूं। फेरी बाई किंग ने जानबूझकर यूएसईवाई टेस्ट किया। फंग जिन हुआंग ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स हम रिप्लाई करेंगे। जब ये चैलेंज मैंने रखा है, और उसने जवाब दे दिया है। अगर मैं इसलिए लड़ाई से बचूं क्योंकि वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी है, तो मैं कमजोरी दिखाऊंगी। लेकिन उसकी एड़ घूमी और उसने कहा, दुश्मन ताकतवर है और मैं कमजोर, सिर्फ एक बेवकूफ़ी उससे सीधे टक्कर लेगा। HMPH, जल्द ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन शुरू होने वाला है। मेन रिफाइनमेंट पाथ का इस्तेमाल करके उसी सबके सामने हराऊंगी। इससे मेरा कुछ गुस्सा शांत होगा। माँ, आपको ये कैसा लगा? फेरी बाई किंग ने संतुष्टि से सर हिलाया। ये एक अच्छा आइडिया है। फंग जिन हुआंग ने अपने दांत पीसे। उसकी उंगली में तेज रोशनी चमक रही थी। आने वाले दिनों में मेन रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर के सपने ढूंढूंगी और तेजी से रिफाइनमेंट पाथ में अपनी नींव बनाऊंगी। उसी एक दुश्मन के रूप में इस्तेमाल करके ये मुझे जोश दिलाएगा और मेरे कल्टिवेशन लेवल के ग्रोथ को बढ़ावा देगा। फेरी बाई किंग हंसी, फंग जिन हुआंग के सर पर थपथपाते हुए, यह है मेरी अच्छी बेटी। फंग जिन हुआंग ने अपनी अणि सिकोड़ी। जवाब देते हुए वो ठंडी हंसी हंसी। तुम कल्चर बनने का नाटक करके किंगपू चाय पीना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें उसके 50 साथ जर दूंगी। लेकिन अगर मुकाबला करना है तो हम बिना शर्त के नहीं कर सकते। मैं तुम्हें रेपुटेशन और माल दोनों में हरवाऊंगी। चैप्टर 731 4-13-6 मेरा नॉर्दर्न प्लेन्स, लैंग या ब्लेस्ड लैंड। लैंड स्पिरिट, मैं तुम्हारे लिए एक जिंदा डेसोलेट बीस्ट लाया हूं, आकर चेक करो। फैंग युआन ने कहा और अपना इमॉर्टल एपर्चर खोला। 1 दर्जन गू वॉर्म्स को एक्टिवेट करके एक शेर को बाहर निकला और जमीन पर रख दिया। ये शेर एक विशाल हाथी जितना बड़ा था। इसका रंग भूरा पीला था और घने बाल इसके आधे से ज्यादा शरीर को ढके हुए थे। वो अभी सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। यह येलो जेड लायन था। ये पहले बहुत बुरी तरह जख्मी था, मरने की कगार पर। लेकिन जब तक वो जिंदा था, फैंग युआन की मौजूदा काबिलियत और संपत्ति से वो उसी पूरी तरह से ठीक कर सकता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी दाढ़ी सहलाई, येलो जेड लायन के आसपास घूमते हुए उसी ऑब्जर्व किया। वो अब आजादी से घूम सकता था। उसके शरीर पर लगे की पात के सील सब खुल चुके थे। अच्छा शेर है, अच्छा शेर है, भले ही तुम सो रहे हो, तुम बहुत खतरनाक दिख रहे हो। बुरा नहीं है। ऐसा कहते हुए लंग या लैंड स्पिरिट ने अपना हाथ बढ़ाया और येलो जेड लायन का मुंह खोला, उसके कासे हुए दांतों को देखा। अच्छे दांत हैं, लैंग या लैंड स्पिरिट ने तारीफ की। वो शेर के शरीर पर हाथ फेरने लगा,
जब तक कि वो उसके पिछले पैरों के बीच के इलाके तक नहीं पहुंचा। पूरे प्रोसेस के दौरान लंग या लैंड स्पिरिट चुपके से गू वॉर्म्स एक्टिवेट कर रहा था। जांचने के बाद वो खुश था, बुरा नहीं है, इसमें जोश और जान है, ये प्रजनन भी कर सकता है। अफसोस की बात है कि मेरी ब्लेस्ड लैंड एक रिफाइनमेंट पाथ ब्लेस्ड लैंड है, यह इन खतरनाक जानवरों को पालने के लिए उतनी अच्छी नहीं है। लैंग या लैंड स्पिरिट के पास 12 दशलत बीस्ट था। वो उनके मामले में काफी अनुभवी था और एक एक्सपर्ट बन गया था। वो दशलत बीस्ट से बिल्कुल अनजान नहीं था। लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड एक रिफाइनमेंट पाथ ब्लेस्ड लैंड थी। यहां गू रिफाइन करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती थी, लेकिन जानवरों को पालने में कोई मदद या सहायता नहीं थी। वहीं हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एक एंस्लेवमेंट पाथ ब्लेस्ड लैंड थी। वो फॉक्स ग्रुप्स पालने के लिए अच्छी थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर के फॉक्स ग्रुप्स में डेसोलेट फॉक्स पैदा होने की संभावना ज्यादा थी। ब्लेसड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस सब बहुत अलग थे, हर एक की अपनी खासियत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपिचेस थे। जब गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल असेंशन से गुजरते हैं तो वो हेवन और अर्थ की को अंदर लेते हैं और हेवन और अर्थ के प्रति अपनी समझ के अनुसार उनकी इमॉर्टल एपिचर की दुनिया असगू वर्म के पाथ से संबंधित बनती है जिसे वो उसमें डालते हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट इस येलो जेड लायन से बहुत खुश था। उसने तुरंत फैंग युआन को 88 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स दिए, साथ ही उसने किलर मूव इन फेमिलियर फेस की डिटेल्स भी दी। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट के सामने उसकी डिटेल्स देखी। इस किलर मूव का ओरिजिन बहुत हाई असाधारण था। यह थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से आया था। जैसा कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से उम्मीद थी, उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया था और वो एक क्रिएटिव रास्ते पर चला। फैंग युआन ने तारीफ की, यहां सिर्फ 300 गू वॉर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उनमें ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, विजडम पाथ और दूसरे कुल मिलाकर 6 पाथ्स शामिल हैं। कुछ गू वॉर्म्स रहे हैं। लगता है इस किलर मूव को दोबारा बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब मैं ये सारे गू वॉर्म्स इकट्ठा कर लूंगा। लैंग या, क्या तुम्हारे पास ये गू वॉर्म्स हैं? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया। हेस्ट हुए, मैं इन गू को क्यों रखूंगा? मैं इस किलर मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अनफेमिलियर फेस, वेगली फेमिलियर फेस और फेमिलियर फेस, ये तीनों किलर मूव्स एक सीरीज हैं। जो तुम्हें मिला है वो बस मॉर्टल किलर मूव है जो किसी ऐसे इंसान में बदल सकता है जिसे लोग नहीं जानते। अगर वो उस इंसान को जानते हैं तो तुम पकड़े जाओगे। बाद के 2 इमॉर्टल किलर मूव्स हैं, भले ही तुम किसी जाने पहचाने इंसान में बदल जाओ, तुम पकड़े नहीं जाओगे। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने इसकी एक इनहेरिटेंस पीछे छोड़ दी है। अगर तुम्हें मौका मिला तो शायद तुम अपनी जिंदगी में दूसरे 2 किलर मूव्स हासिल कर लो, किसे पता। फैंग युआन कड़वाहट से हंसा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि इत्तेफाक से दूसरे 2 इमॉर्टल किलर मूव्स मिल जाएं? उन दोनों की इनहेरिटेंसेस शायद पहले ही किसी ने ले ली होंगी। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में हलचल हुई। उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के यूएस समय के बारे में सोचा, जब उसी वो इनहेरिटेंस मिली थी जिसमें थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के लुओपो वैली की इनहेरिटेंस शामिल थी। उसने पहले हाई इनहेरिटेंस में एंटर करने की चाबी रिफाइन कर ली थी, ओपन डोर गू और क्लोज डोर गू। लेकिन उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। गू मास्टर की इनहेरिटेंसेस आसानी से नहीं मिलती थी, खास करके डिमोनिक पद की इनहेरिटेंसेस। वो आमतौर पर राइचस पद की इनहेरिटेंसेस से बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होती थी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस यकीनन एक बेहद खतरनाक जगह थी। सिचुएशन साफ ना होने और मिरियड सेल्फ का इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से फैंग युआन बेवजह रिस्क लेने के बजाय थोड़ा और इंतजार करना बेहतर समझता था। फैंग युआन ने इस पर ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था, जो इनहेरिटेंस क्लू मुझे मिला था वो जाहिर है इकलौता नहीं था। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल नहीं चाहता था कि उसकी इनहेरिटेंस अनडिस्कवर्ड रहे, इसलिए उसने क्लूज दूर तक फैला दिए ताकि चांसेस बढ़ जाएं। ये इनहेरिटेंस इतने लंबे समय पहले बनाई गई थी, हो सकता है कोई वहां पहले ही जा चुका हो। किसी और की बात छोड़ो, बस स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को हाई देख लो। लगता है उसने डांगू माउंटेन और लुओपो वैली का इस्तेमाल सोल पाथ कल्टिवेट करने के लिए किया था, जबकि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस में लुओपो वैली शामिल है। मुझे डर है कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल यूएस में पहले ही शामिल हो चुका है। असल में हो सकता है उसने लुओपो वैली पहले ही ले लिया हो। अपने दिमाग को साफ करते हुए फैंग युआन ने 3 पूरी इमॉर्टल गू रेसिपीज निकली और उन्हें लंग या लैंड स्पिरिट को दे दी। ये अभी का सौदा है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने इमॉर्टल गू रेसिपीज ली और उन्हें चेक किया। जब देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसने फैंग युआन की काबिलियत की फिर से तारीफ की। बदमाश, मैं कम ही लोगों की तारीफ करता हूं,
लेकिन इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने की तुम्हारी काबिलियत ने मुझे वाकई तुम्हें एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया है। लैंड स्पिरिट, मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला था। फैंग युआन ने कहा, इमॉर्टल गू रेसिपीज के सौदे के बारे में, मैं हमारे सौदे की डिटेल्स बदलना चाहता हूं। ओह, आपकी सारी इमॉर्टल गू रेसिपीज जिनका कंप्लीशन रेट ज्यादा था, वो सब मैंने डिड्यूस कर दी हैं। जो बची हैं उनका कंप्लीशन रेट 60 से 70% या 50% से भी कम है। मैं इन इमॉर्टल गू रेसिपीज को डिड्यूस करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं उन्हें पूरा करना चाहूं तो बहुत वक्त लगेगा। अगर मुझे इन पर 1 या 2 महीने बिताने पड़े तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। मेरा सुझाव है कि हम अपने सौदे की डिटेल्स बदल दें। इससे पहले कि फैंग युआन अपनी बात पूरी करता, लंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया। नहीं बदलना, नहीं बदलना, हमें क्यों बदलना है? मैंने इतने सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च किए, क्या वो इसलिए नहीं कि तुम इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस कर सकते हो? तुम एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल हो, और तुम इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने में इतने माहिर हो, तुम आगे क्यों नहीं करना चाहते? ज्यादा से ज्यादा मैं कीमत बढ़ा सकता हूं और तुम्हें थोड़ा और कंपनसेशन दे सकता हूं। लंग या लैंड स्पिरिट, मुझे अभी माना मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। फैंग युआन ने कॉन्फिडेंस से हंसा। मेरा सजेशन ये है, अब से आप इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने का काम संभालेंगे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप आगे नहीं बढ़ पाएं, मैं आपको अगला स्टेप डिड्यूस करने में मदद करूंगा और उस मुश्किल से निकालूंगा। हर बार मैं सिर्फ 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चार्ज करूंगा। क्या? तो ऐसी डील है? लैंग या लैंड स्पिरिट गहरी सोच में पड़ गया। फैंग युआन का सजेशन वाकई यूएसईवाई लुभा गया था। आखिरकार वो लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का लैंड स्पिरिट था, उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, उसके पास इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने का हुनर था। इन इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज को पूरा ना कर पाने की वजह ये थी कि वो हर एक में एक मुश्किल समस्या से टकरा गया था और उसी सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर वो इस रुकावट को पार कर लेता तो शायद वो इमॉर्टल गू रेसिपी में आसानी से आगे बढ़ सकता था और उसी सफलतापूर्वक पूरा कर सकता था। इस तरह लंग या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन को सिर्फ 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स देने पड़ते, ये उनकी पुरानी कीमत से बहुत सस्ता होता। ऑफ कोर्स, अगर इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी बहुत मुश्किल होती तो फैंग युआन पहले से भी ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमा सकता था। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट को कॉन्फिडेंस था, अपने रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट के साथ पहली सिचुएशन की संभावना ज्यादा थी। इस तरह से फैंग युआन, तुम्हारी कमाई बहुत कम हो जाएगी। मैं तो भूल ही गया था, तुम अब गट्स गू बेच रहे हो। तुम्हारा बिजनेस तो धूम मचा रहा है, क्या इसलिए तुम अब ये काम नहीं करना चाहते? लैंग या लैंड स्पिरिट को अचानक समझ आया। फैंग युआन हंसा। लैंड स्पिरिट, इस सौदे से आपको भी फायदा है। इतनी सारी इमॉर्टल गू रेसिपीज मिलने के बाद और अपनी आज़ादी वापस पाने के बाद आप फिर से इमॉर्टल गू रिफाइन कर सकते हैं। इमॉर्टल गू रिफाइन करते वक्त ज्यादातर कोशिशें फेल हो जाती हैं, सक्सेस रेट बहुत हाई कम है और आप बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च कर देंगे। मैं आपके इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचाने में मदद कर रहा हूं, क्या आपको मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? HMPH, मुझे पता था तुम यही कहोगे। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अड़ घुमाई, कहते हुए, मैं इससे सहमत हो सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? ये एक लंबी कहानी है, क्या तुम कीन बाइशेंग के ऑक्शन के बारे में जानते हो? लैंग या लैंड स्पिरिट ब्लेस्ड लैंड नहीं छोड़ सकता था, लेकिन यूएसईवाई नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रही चीजों के बारे में साफ साफ पता था। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। फैंग युआन ने सर हिलाया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने जारी रखा, तुम्हें पता है कि कुछ समय पहले एक रहस्यमय ताकत ने मेरे लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था। वो सब फेल हो गए और इस प्रोसेस में मैंने कुछ गू इमॉर्टल्स को पकड़ लिया। मैं उन सबको बेचने का इरादा रखता हूं, या यूं कहूं, मैं उनके ब्लेस्ड लैंड्स को बेचना चाहता हूं। ब्लेसड लैंड्स बेचना? फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को कुछ हैरानी से देखा, ये एक बहुत बड़ी चाल थी। क्या ये बिजनेस चलेगा? फैंग युआन का एक्सप्रेशन गंभीर था, ये मेरे गट्स गू बिजनेस से 1000 गुना ज्यादा पॉपुलर होगा। गू इमॉर्टल्स इन ब्लेस्ड लैंड्स को खरीदने के बाद उन्हें निगल कर अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, वो हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज से भी बच सकते हैं। आपने उन्हें अपने लिए क्यों नहीं रखा? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया। एक रैंक 6 ब्लेस्ड लैंड को निगलने के लिए अस रेल्म में मास्टर लेवल अटेनमेंट की जरूरत होती है। एक रैंक 7 ब्लेस्ड लैंड को निगलने के लिए ग्रैंड मास्टर लेवल की जरूरत होती है। एक रैंक 8 ग्रोटो हेवन को निगलने के लिए ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट की जरूरत होगी।
हालांकि मेरा रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट ज्यादा है, मैं बोहट से दूसरे पाथ्स में शामिल नहीं हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, मैं उन्हें निगलना नहीं चाहता। मेरा लंग या ब्लेस्ड लैंड पहले है एक ब्लेस्ड लैंड की सीमा तक पहुंच चुका है, कोई भी प्रोग्रेस उसी एक ग्रोटो हेवन बना देगी। एक ग्रोटो हेवन की आफतें कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। इस समय मैंने जानबूझकर लैंग या ग्रोटो हेवन को कमजोर करके यूएसईवाई एक ब्लेस्ड लैंड बना दिया था, मैं उसी फिर से क्यों ऊपर उठाऊंगा? फैंग युआन समझ गया, ये भी सही है। रुको, आपकी शर्त यह है कि मैं आपकी जगह ऑक्शन में ये ब्लेस्ड लैंड्स बेचूं? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना अंगूठा उठाया, चापलूसी के अंदाज में कहते हुए, तुम एक होशियार लड़के हो। फैंग युआन ने आंख चौड़ी करके देखा, क्या आप मुझे मरना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे हाइमेन यह ब्लेस्ड लैंड्स बेचूंगा, मैं सबका सबसे बड़ा टारगेट बन जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है, मेरे पास इन सब गू इमॉर्टल्स को पकड़ने की काबिलियत कैसे हो सकती है? अगर मैं ऐसे सामने आया, तो वो रहस्यमयी ताकत जान जाएगी और मुझे लंग या ब्लेस्ड लैंड से जोड़ लेगी। अगली बार जब वो आप पर हमला करेंगे, तो वो शायद मेरे ब्लेस्ड लैंड पर भी हमला कर दें। इंकमन किंग मो टैन संग आपका अच्छा दोस्त है ना, उससे कहो। उफ, वो एक इंकमान इमॉर्टल है, उसका ओरिजिन अच्छा नहीं है और उसी हमेशा इंसानों ने अलग थलग रखा है। इसके अलावा उसके पास उसकी फैमिली और इंकमान सिटी है जिसका उसी ख्याल रखना है। वो इस काम के लिए ठीक नहीं है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया। ओ, आप नहीं चाहते कि वो मरने जाए, इसलिए आप मुझे मरने भेजना चाहते हैं? बात को इतना बुरा मत बनाओ, तुम्हारे पास किलर मूव एंड फेमिलियर फेस नहीं है क्या? इस किलर मूव के साथ दूसरे गू इमॉर्टल्स तुम्हारी असली पहचान नहीं कर पाएंगे। लैंग या लैंड स्पिरिट ने धीमी आवाज में कहा। फैंग युआन ने लैंड स्पिरिट को परखने वाली नजर से देखा, मैं सोच ही रहा था कि आप इतने दयालु कैसे हो गए, ये अनमोल किलर मूव मुझे दे दिया, तो आपका पहले से हाई प्लान था। लैंग या लैंड स्पिरिट से ऐब रहा नहीं गया, उसने गुस्से से एल घूरी और चिल्लाया, बदमाश, क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम कब से डरने लगे? तुमने तो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को भी तबाह कर दिया और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को गिरा दिया। जब तक फायदा बड़ा हो, तुम एक सरफिरे हो। इस मामले से डर रहे हो? बस बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? फैंग युआन ने ठंडी सांस भरी। हम ब्लेस्ड लैंड्स बेचने से होने वाले मुनाफे को बांटेंगे, कम से कम यह 4:6 का रेशो होना चाहिए। 4:6 का रेशियो? तुम बहुत लालची हो, तुम 40% मांग रहे हो? लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया। फैंग युआन की एड में एक ठंडी चमक आई, उसका चेहरा गंभीर था। आप गलत हैं, लैंड स्पिरिट, मेरा मतलब है, मैं 7% लूंगा, आप 40। लैंग या लैंड स्पिरिट हैरान रह गया, भले ही वो इतने समय से जिंदा था, वो फैंग युआन की बेशर्मी और लालच से चूक गया था। उसने गहरी सांस ली, फैंग युआन के चेहरे को घूरते हुए, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से ये निकल भी कैसे रहा है? क्यों नहीं? फैंग युआन का चेहरा शहर की दीवार जितना मोटा था। मैं अपनी जान का बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूं, बिना मोटिवेशन के लिए काफी मुनाफे के, मैं ये नहीं करूंगा। यह प्राइस पहले से ही सबसे कम है, मैं यह इस बात को ध्यान में रखकर कह रहा हूं कि हम पुराने दोस्त हैं, ये एक फ्रेंडली प्राइस है। फ्रेंडली प्राइस? मुझे लगता है तुम एक दोस्त को ठगने की कोशिश कर रहे हो। तो डील नहीं करनी? थोड़ा और सोचो, यही मेरी कीमत है, ऑक्शन में अभी भी कुछ वक्त है, मैं पहले जा रहा हूं। फैंग युआन ने एक स्टारगेट खोला। दफा हो जाओ। चैप्टर 732 टॉप टियर मॉर्टल किलर मूव हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, डांगहो पैलेस। फैंग युआन एक गड्डी पर पालती मारकर बैठा था, पूरे ध्यान से अपने सामने रखे चमगादड़ के पंखों की जोड़ी को देख रहा था। चमगादड़ के पंखों की एक बड़ी जोड़ी उसके सामने हवा में तैर रही थी। पतले और छोटे छोटे अजीब नीले रंग के स्केल्स, हर एक पिंकी उंगली के साइज का, पंखों पर उगे हुए थे। जब रोशनी उन स्केल्स से टकरा कर आती, तो ऐसा लगता था जैसे उनसे सितारों की रोशनी निकल रही हो। लैंग या ब्लेस्ड लैंड से वापस आने के बाद फैंग युआन ने स्टार डायमंड बथ के पंखों को रिपेयर करना शुरू कर दिया था। 9 दिन और 9 रातों की कोशिश के बाद वो अब एक जरूरी मोड़ पर पहुंच चुका था। मैं इन चमगादड़ के पंखों को ठीक कर पाता हूं या नहीं, सब इसी पर डिपेंड करता है। फैंग युआन ने सोचा और अपने अपचर से एक मोर्टल गू बुलाया। उसने अपनी उंगली से झटका दिया और इस जरूरी मोर्टल गू को अंदर फेंक दिया। मोर्टल गू जेड हरे रंग के द्रव की एक बूंद में बदल गया, जिसने चमगादड़ के पंखों में जाते ही हरे रंग की रोशनी की एक परत बना दी। रोशनी पानी की तरह बहने लगी, हरी रोशनी फैल गई और जल्द ही चमगादड़ के पंखों की पूरी जोड़ी को ढक लिया। पलक झपकते ही हरी रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह बारीक बालों ने ले ली जो पूरे स्टार डायमंड बथ के पंखों को ढके हुए थे।
फैंग युआन ने ध्यान से ऑब्जर्व किया और अपनी 10 उंगलियों से एक एक करके जांचा। उसकी हरकत के साथ हरे बालों वाले चमगादड़ के पंख भी हवा में लगातार घूम रहे थे, जिससे फैंग युआन उसी हर एंगल से देख सकता था। फैंग युआन ने अपनी उंगलियां फैलाईं, सिकुड़े हुए स्टार डेमन बद के पंख भी खुल गए। जब उसने चमगादड़ के पंखों के अंदर बारीक बाल उगते देखे तो उसने संतुष्टि से सर हिलाया। जब शीले ने स्टार डेमन बद पर हमला करके उसी मारा था, उसने बिना सोचे समझे हमला किया, जिस वजह से जब मुझे ये पंख मिले तो ये बहुत ज्यादा डैमेज थे। ए फ्लैट मैंने इसे ठीक करने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी है, लेकिन ये ठीक होंगे या नहीं इसका मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं है। फैंग युआन ने एक आ भरी और खड़ा हो गया। उसने आराम से अपना हाथ हिलाया। सैकड़ों गू वॉर्म्स उड़कर हरे बालों वाले चमगादड़ के पंखों के चारों तरफ घूमने लगे, उसी अंदर मजबूती से बैंड कर दिया। फैंग युआन फिर चमगादड़ के पंखों के पास से गुजरा और इस सीक्रेट रूम से बाहर चला गया। उसने सीक्रेट रूम का दरवाजा बैंड कर दिया। सीक्रेट रूम के अंदर हरे बालों वाले चमगादड़ के पंखों को अंधेरे ने घेर लिया। फैंग युआन दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और हल्के से अपना पैर पटका, पुकारते हुए, लैंड स्पिरिट। मास्टर, मास्टर, आपने मुझे बुलाया। लिटिल हु इमॉर्टल तुरंत फैंग युआन के पास आ गई। उसकी ऊँगली चमक रही थी और उसके चेहरे पर अपने मास्टर को देखने की खुशी थी। मैंने तुमसे ट्रेजर येलो हेवन के बिजनेस पर ध्यान देने के लिए कहा था, वो कैसा चल रहा है? फैंग युआन चलते चलते पूछने लगा। लिटिल हु इमॉर्टल उसके पीछे पीछे चलने लगी, जवाब देते हुए, मास्टर ने डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस ट्रेजर येलो हेवन में बिकने के लिए रखे थे, लेकिन इन दिनों में सिर्फ एक डेसोलेट बीस्ट का कॉप्स बिका है। इमॉर्टल मंकी किंग शीले ने फैंग युआन को पहले ही ढूंढ लिया था, इसलिए फैंग युआन ने इन डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस को खुलेआम ट्रेजर येलो हेवन में बिकने के लिए रख दिया। उसने ही लूलैन से बात कर ली थी, दोनों ने पहले अपनी जरूरत की चीजें ले ली थी। फैंग युआन ने येलो जेड लायन और स्टार डेमन बद के पंख लिए, जबकि ही लूलैन ने फ्लाइंग बेयर का कॉप्स लिया। फैंग युआन को इन जानवरों के कॉप्सेस बेचने का काम सौंपा गया था। नतीजा चाहे जो भी हो, यूएसईवाई कमाई का 40% हे लूलन को देना था। हे लूलन को भी डर नहीं था कि वो अपने शब्दों से मुकर जाएगा। आखिरकार स्नोई माउंटेन अलायंस जो था। साधारण परिस्थितियों में यह डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस पॉपुलर चीजें होती थी जो काफी रेयर थीं। जब उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में रखा जाता तो वो 4 से 6 घंटों में बिक जाते थे और इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाना बहुत आसान होता था। हालांकि इस बार फैंग युआन को इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स नहीं चाहिए थे। उसने दूसरे गू इमॉर्टल्स को बताने के लिए एक विल अरेंज की। इन जानवरों के कॉप्सेस को खरीदने के लिए उन्हें खास चीजों से एक्सचेंज करना होगा। सबसे पहले इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के वापस इंसान बनने का तरीका या कोई भी जानकारी और क्लूज। दूसरा व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू की गू रेसिपी, खुद गू वर्म या उससे जुड़ी जानकारी और क्लूज। तीसरा बद डेसोलेट बीस्ट्स के पंख। चौथा टॉप टियर मॉर्टल किलर मूव्स, जितने बेहतरीन होंगे उतना अच्छा। पांचवां बैटल बोन व्हील जैसे बोन पाथ गू वॉर्म्स जिन्हें व्हाइट बोन चैरियट किलर मूव बनाने के लिए अरेंज किया जा सके। आखिरी था विजडम पाथ इनहेरिटेंसेस या उनके बारे में जानकारी और क्लूज। ये 6 शर्तें फैंग युआन की जरूरतों के अनुसार घटते क्रम में राखी गई थी। जो पहले लिस्ट की गई थी वो खरीदारों के लिए सस्ती पड़ेंगी जब वो जानवरों के कॉप्सेस खरीदेंगे। फैंग युआन का गट्स गू बिजनेस इस वक्त बहुत फल फूल रहा था। यूएसईवाई फिलहाल इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कमी नहीं थी, इसलिए वो उन्हें चीजों से एक्सचेंज करना चाहता था। इस वजह से डेसोलेट बीस्ट के कॉप्सेस जो पॉपुलर चीजें थी और आसानी से बिक जाती थी, उन्हें बेचना इतना मुश्किल हो गया था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो सिर्फ एक डेसोलेट बीस्ट का कॉप्स बेच पाए थे। ओह, अस जानवर के कॉप्स के बदले क्या मिला? फैंग युआन ने उत्साह से पूछा। एक पूरा चेस्टनट याक बद डेसोलेट बीस्ट के पंखों की एक जोड़ी और 100 ली आई नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव के बदले एक्सचेंज हुआ। लिटिल हु इमॉर्टल ने जवाब दिया। मॉर्टल किलर मूव्स आमतौर पर ट्रेजर येलो हेवन में 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन से ज्यादा के नहीं होते थे। उनके बीच में भी विस्तार से क्लासिफिकेशंस थे। मॉर्टल किलर मूव्स जो आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बिकते थे, उन्हें बॉटम टियर सामान माना जाता था, लेकिन वो कुछ ना होने से बेहतर थे। मॉर्टल किलर मूव्स जो 1 से 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के वो मीडियोकर अगर ठीक से इस्तेमाल किए जाएं तो वो गो इमॉर्टल्स की कुछ मदद कर सकते थे। जैसे किलर मूव स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पीयर, जिसे फैंग युआन ने पहले देखा था लेकिन खरीदा नहीं था। उसकी कीमत 1 इमॉर्टल एसेंस स्टोन थी। स्टार लॉर्ड वैन शियांग का स्प्रिंग स्टार रेन DEDH इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बिका था। फेरी ली शन ने फैंग युआन को जो पॉइजन ब्रेथ किलर मूव दिया था, वो 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स में बिक सकता था।
फैंग युआन का पिछला डिफेंसिव किलर मूव हेयर आर्मर डू इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का था और साधारण मॉर्टल किलर मूव्स के पीक लेवल पर था। ताई बाई यून शेंग का डिफेंसिव किलर मूव 9 क्लाउड रिंग दुश्मन के हमलों को एक हद तक अब्जॉर्ब करके काउंटर अटैक कर सकता था। उसकी कीमत 2.5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थी। 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के मोर्टल किलर मूव्स मिडिल टियर के वो भरोसेमंद तरीके थे, जैसे वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल प्लम्प लेडी का किलर मूव बेरियल ड्रैगन सैंड कॉफन 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का था। 4 से 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के मोर्टल किलर मूव्स में शानदार ताकत थी और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उन्हें शक्तिशाली तरीके माना जाता था जो इस्तेमाल किए जाने पर अक्सर सिचुएशन को एक हद तक बदल सकते थे। फैंग युआन के आईसी ड्रिल स्टारडस्ट में डाओ मिनजुन की इनहेरिटेंस मिल गई थी जिसने उसकी कीमत 4 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स तक बढ़ा दी थी। लायन फर आर्मर जो हेयर आर्मर का एक बेहतर रूप था, उसकी कीमत 4.5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थी। और मोर्टल किलर मूव्स जो 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के उन्हें टॉप टियर माना जाता था, मार्केट में कम ही खरीदने के लिए मिलते थे। फैंग युआन का रीइन्वेंटेड मूवमेंट किलर मूव ट्रू सॉलिड बैट विंग्स, अगर 3 जोड़ी चमगादड़ के पंखों का इस्तेमाल किया जाता तो इस टियर का असर होता। किलर मूव्स उन 4 मुख्य कारकों में से एक जो एक गू इमॉर्टल की बैटल स्ट्रेंथ को प्रभावित करते थे। जब फैंग युआन के पास आईसी ड्रिल स्टारडस्ट, हेयर आर्मर और लाइट इल्यूजन बैट विंग्स दी, तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 6 गू इमॉर्टल्स के अपर टियर तक पहुंच चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन के सेल्फ डेटोनेट करने से पहले उसके पास 1 दर्जन से ज्यादा मोर्टल किलर मूव्स दी, उनमें से ज्यादातर 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के टॉप टियर लेवल के किलर मूव्स थे। उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 6 के पीक पर थी। हालांकि जब कोई रैंक 7 तक पहुंचता है तो सीन अलग होता है। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम करने वाले इमॉर्टल किलर मूव्स साधारण तरीके बैन जाते हैं, और रेड डेट इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम करने वाले इमॉर्टल किलर मूव्स कम इस्तेमाल होने वाले छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स बैन जाते हैं। ज्यादातर गो इमॉर्टल्स के पास इमॉर्टल गू नहीं होते। ये रैंक 6 गो इमॉर्टल्स के बारे में कहा जा रहा था। गू इमॉर्टल्स जो रैंक 7 तक कल्टिवेट कर सकते थे, उनकी संख्या और भी कम थी। वो एलिट्स के भी एलिट्स रैंक 6 के एक्सपर्ट्स के बीच के एक्सपर्ट्स जो अनगिनत आफतों और मुसीबतों का सामना कर चुके उनके पास बेहतरीन योग्यता, स्वभाव और संचय था। यह जस्टिफाई करना नामुमकिन था कि उनके पास इमॉर्टल गू ना हो। इमॉर्टल गू के साथ इमॉर्टल किलर मूव्स होते थे। इमॉर्टल किलर मूव्स मॉर्टल किलर मूव्स को नींव के रूप में इस्तेमाल करके इवॉल्व होते थे। जैसे ही लूलैन जो अपने स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव को एक इमॉर्टल किलर मूव में मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही थी। अक्सर एक इमॉर्टल गू मॉर्टल गू में अंतर के अनुसार अलग अलग इमॉर्टल किलर मूव्स बना सकता है। इसलिए कई गू इमॉर्टल्स के पास ऑफेंसिव किलर मूव्स होते भले ही उनके पास ऑफेंसिव इमॉर्टल गू ना हो। जैसे फैंग युआन का मिरियड सेल्फ एक ऑफेंसिव किलर मूव था, लेकिन उसका कोर क्लेंस सोल इमॉर्टल गू था जो एक सपोर्ट इमॉर्टल गू था जो गू इमॉर्टल्स को सोल पाथ कल्टिवेशन में मदद करता था। 100 ली आई लिटिल हु इमॉर्टल का जवाब सुनने के बाद फैंग युआन ने सर हिलाया और कमेंट किया, ये मॉर्टल किलर मूव 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बराबर है। ये गू इमॉर्टल को सोल ही के अंदर के नज़ारे को अपनी हथेली की लकीरों जितना साफ देखने देता है। अच्छा है, मुझे इसी तरह के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव की कमी थी। लेकिन ऑफ कोर्स इस सौदे में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे डेसोलेट बीस्ट बैटविंग्स का एक और जोड़ा मिल गया। उसने फिर पूछा, पिछले कुछ दिनों में ब्लेस्ड लैंड में कोई जरूरी चीज हुई? लिटिल हु इमॉर्टल ने सर हिलाया और बताया कि सब कुछ नॉर्मल था। ऐसे शांत दिन फैंग युआन के लिए उसके पुनर्जन्म के बाद बहुत कम ही नसीब हुए थे। हालांकि फैंग युआन ने थोड़ी भी ढील नहीं बरती। जब से उसने स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन की अपनी यात्रा में एक ड्रीम रेल्म का बाहरी रूप देखा था, उसी एक तरह की जल्दी महसूस होने लगी थी और वो हल्का सा महसूस कर सकता था कि नए युग की लहरें आ रही हैं। अगले कुछ दिनों तक फैंग युआन नए मिले चमगादड़ के पंखों की जोड़ी को हैंडल करने लगा। साथ ही उसने ब्लेस्ड लैंड में पुराने हेरी मेन को गू रिफाइन करने के लिए भी लगा दिया। ऐसा गू जो गट्स गू को स्टोर कर सकता था, वो नेचुरली हेरी मेन का मुख्य फोकस था। इसके अलावा फैंग युआन ने ग्रुप स्ट्रेंथ गू और स्मॉल फैमिली ची गू के रिफाइनमेंट प्रोसीजर्स को बांट दिया। फिर उसने अलग अलग पुराने हेरी मेन को सिखाया और उन्हें वैसी हाई प्रैक्टिस करवाई। यह डू गू रेसिपीज दूसरों से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। वो पुरानी गू रेसिपीज थी, उनके मटेरियल्स रेडी और आज के ज़माने में आसानी से नहीं मिलते थे। इसलिए फैंग युआन ने पहले दूसरे मिलते जुलते मटेरियल्स और गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके हेरी मेन की प्रोफिशिएंसी बढ़ाई। जब उनकी प्रोफिशिएंसी उस लेवल तक पहुंच गई जिससे फैंग युआन संतुष्ट था, तभी वो उन्हें सच में इन डू गू को रिफाइन करने देगा।
फैंग युआन का यूं सूल था कि वो आलसी लोगों को नहीं पालता। जब उसने हेरी मेन को खरीद ही लिया था तो वो उनकी कीमत का हर एक पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में 3 दिनों के बाद ट्रेजर येलो हेवन में अभी भी कोई हरकत नहीं हुई। फैंग युआन ने नए मिले चमगादड़ के पंखों के एक छोटे से हिस्से का काम कर लिया था, लेकिन स्टार डेमन बत के पंख अभी भी इंक्यूबेट हो रहे थे। फैंग युआन ने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला और अंदर गया, हरे बालों वाले चमगादड़ के पंखों के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त चमगादड़ के पंखों पर हरे बाल पहले से ही बहुत घने और हरे भरे हो चुके थे। सफलता या असफलता, फैसला इसी पाल होगा। फैंग युआन ने मॉर्टल गू का इस्तेमाल किया और एक चटकने की आवाज के साथ एक चिंगारी तुरंत बाहर निकली। चिंगारी उड़कर हरे बालों वाले चमगादड़ के पंखों तक गई। एक हल्की आवाज गूंजी, चिंगारी ने हरे बालों में आग लगा दी, एक हरी आग बन गई। आग जल्दी से लगी और उतनी ही जल्दी बुझ गई। पलक झपकते ही हवा में तैरते चमगादड़ के पंखों पर लगे हरे बाल जल चुके थे। एक काले चमगादड़ के पंखों की जोड़ी सामने आ गई। चमगादड़ के पंखों पर कोई छोटे नीले स्केल्स नहीं थे, उसकी जगह अनपढ़ राख की एक मोती परत थी। फैंग युआन ने निराशा का एक निशान दिखाया, फेल हो गया। उसने हल्के से धुंधली हवा की सांस छोड़ी, कमजोर सांस चमगादड़ के पंखों से टकराई। ये पंखों की जोड़ी कोयले की तरह जमीन पर गिर गई और टुकड़ों में टूट गई। चमगादड़ के पंख गहरी चोटों से भरे हुए थे। शीले ने स्टार डेमन बत को मारने के लिए पहले उसके पंख तबाह किए थे। इस वजह से पंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। स्टार डेमन बत अब उड़ने का अपना फायदा नहीं उठा सकता था और आखिर में शीले ने यूएससी मार डाला। खुशकिस्मती से मेरे पास बत विंग्स का एक और जोड़ा है। फैंग युआन जल्दी ही निराशा से उभार गया और जल्द हाइवो रिफाइनिंग प्रोसेस में व्यस्त हो गया। चैप्टर एंड।